तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आज की इस हिंदी क्लास में। और आज हम लोग हिंदी के अनुच्छेद को पढ़ना, उसका आंसर ढूंढना यानी उत्तर ढूंढना, और इस अनुच्छेद में जो भी व्याकरण से संबंधित जो बातें हैं उन चीजों को जानना, कठिन शब्दों के मायने जानना। ठीक, तो ये सारा चीज करेंगे। तो चलिए बच्चों, आप लोग माइक बंद रखना, मैं ये अनुच्छेद पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मुझे एक कौवा मिला जो बच्चा और असहाय था। उसके माता पिता की हत्या कर दी गई थी। उसका पेट बड़ा और टांगे लंबी थी, लेकिन देखने में वह छोटा और मोटा था। उसकी आवाज से ऐसा लगता था जैसे मानो वह किसी बात को लेकर भुनभुना रहा था। वह किसी बूढ़े आदमी अथवा किसी नशे में धुत व्यक्ति की तरह चल रहा था। वह एक अत्यंत जिज्ञासु पक्षी था और सभी कुछ जानने को इच्छुक था। उसे खाने का बड़ा शौक था। फिर आगे क्या होता है देखो। उसने जंगल में उसने जंगल से घर में आने पर होने वाले परिवर्तन का कभी अनुभव नहीं किया। घर आने के बाद पहले ही दिन घर में रखी प्रत्येक चमकीली वस्तु पर उसने अपनी चोंच मारी और इसके आसपास जितने भी फर्नीचर थे करीब सभी पर बैठा। वह इस हद तक परिवार का सदस्य बन गया कि कुछ समय बाद उसने अन्य कौवा को पहचानना भी बंद कर दिया। चलिए सबसे पहले प्रश्न उत्तर जानते हैं, उसके बाद फिर इसके व्याकरण की ओर चलेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो। कौवा था बूढ़ा, ऑप्शन सी नशे में धुत बच्चा। बच्चा, दुबला ऑप्शन पतला। नंबर सी सर। ऑप्शन नंबर सी सर बच्चा। ऑप्शन नंबर 3 लिखा है तो 3 बोलो, सी के बजाय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 बच्चा था। बहुत बढ़िया। कौवे को बहुत ही जिज्ञासु पक्षी कहा गया है क्योंकि वह हर चीज खाना चाहता था, कुछ खाना चाहता था, वह सब कुछ जानना चाहता था, वह कुछ जानना चाहता था। ऑप्शन नंबर ऑप्शन हम्म, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 3 4 सर। और चलिए आप लोग क्या कीजिए, एक बार अनुच्छेद को उस जगह को पढ़िए जहां पर वो जिज्ञासु शब्द आया। ठीक है, तो जिज्ञासु शब्द देखो यहीं पर आया है। वह अत्यंत जिज्ञासु व्यक्ति था और सभी कुछ जानने का इच्छुक था। लिखा है सभी कुछ जानने का इच्छुक था, तो इसका मतलब हुआ ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर हुआ। वह सब कुछ जानना चाहता था। जंगल से जब कौवे को घर लाया गया तब वह नाखुश हुआ। उसने ऐसा प्रदर्शन किया जैसे मानो वह बुनबुना शुरू कर दिया, वह मोटा हो गया, उसे परिवर्तन का कोई अनुभव नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर 4 गुनगुना था। उसने ऐसा प्रदर्शन किया जैसे मानो वह भुनभुनाना शुरू कर दिया हो। चलिए सही उत्तर जानने के लिए हम अनुच्छेद अनुच्छेद की ओर चलते हैं। ठीक है, देखो तुम लोगों के सामने परीक्षा में अनुच्छेद सामने रहेगा और उत्तर तुमको अच्छे से अनुच्छेद पढ़ने के बाद ही देना है। ठीक है जी, बिना अनुच्छेद पढ़े नहीं देना। तो प्रश्न पढ़ने के बाद अनुच्छेद में देखो क्या लिखा है। तो वह किसी बात को भुनभुना रहा था। कब? उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था, तो आवाज से लग रहा था। और क्या दिया है? नशे में धुत व्यक्ति की तरह चल रहा था, अत्यंत जिज्ञासु पक्षी था, वह सब कुछ जानने के लिए बड़ा शौक था। और
इसके बाद आगे को देख लेते हैं। उसने जंगल से घर आने पर होने वाले परिवर्तन का कभी अनुभव नहीं किया। देखो, जंगल से जब कौवे को घर लाया गया तब वह क्या होगा, दो ठो चीज लग रहा है। उसने ऐसा प्रदर्शन किया कि मानो आप गुनगुनाना शुरू कर दिया हो, उसे परिवर्तन को का कोई अनुभव नहीं हुआ। तो ये आ सकता है ये। चलो देखेंगे, तुम लोग ये बोले हो, देख लेते हैं, वो भी हो सकता है। घर में आगमन के पहले दिन कौवा ने क्या किया, उड़कर भागने का प्रयास किया, फर्नीचर पर धावा बोला, सब चीजों को चोंच मारी। तीसरा सवाल फोर सर, चौथा सर नंबर जो पर चौथ मारना घटना नंबर चौथा ये चमकीली चीजों को चोंच मारी या सभी फर्नीचर पर बैठा। जब वो पहले दिन घर लाया गया ना, तो चमकीली चीजों पर चोंच मारी और जितने भी उनके घर में फर्नीचर थे सब में जाके बैठा हो। देखो लिखा है, कहाँ पर लिखा है जी, चमकीली चीजों पर चोंच मारी, इसमें लिखा, हाँ ये जो लिखा है देखो, प्रत्येक घर आने के बाद पहले दिन घर में और प्रत्येक चमकीली वस्तु पर उसने अपनी चोंच मारी और उसके आसपास जितने भी फर्नीचर थे करीब सब में बैठा हो। ठीक है। लास्ट प्रश्न है इस अनुच्छेद का, वह परिवार का इस हद तक अंग बन गया था कि, ऑप्शन देखो, उसने अन्य कौओं को पहचानना बंद कर दिया था। ऑप्शन एक सर, ऑप्शन नंबर वन सर, ऑप्शन नंबर एक सर, ऑप्शन नंबर एक सर। कुछ बच्चे फोर भी बोल रहे हैं, देख लो, तय कर लो। नहीं सर, नंबर एक सही होगा। उसने अन्य कौओं को पहचानना बंद कर दिया था। इस हद तक वो परिवार का सदस्य बन गया था, अंग बन गया था। अब चलिए इसी में प्रश्न मैं अब व्याकरण से संबंधित बना रहा हूं। ठीक है, व्याकरण से संबंधित। यहाँ पर देखो बच्चों, कुछ कठिन शब्द भी आए हैं, जैसे असहाय। तो असहाय का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? चलो जी, बच्चा, जो बच्चा और असहाय था, असहाय था मतलब, इसको सहारा नहीं होगा सर। जिसका कोई सहारा ना हो। असहाय का मतलब क्या होता है, जिसका कोई सहारा ना हो। जैसे बच्चों, तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारा पूरा परिवार है। तो हमारा जो परिवार होता है वो क्या होता है जी, हमारा मुसीबत में, कठिन समय में जरूरत पड़ने पर सहायता करता है, मदद करता है। तो हमारे सहायक हैं, हमारी सहायता करने वाले हैं। अब चूंकि उसके माता पिता खत्म हो गए थे, तो उनकी कोई सहायता करने वाला नहीं था। तो जिसकी कोई सहायता करने वाला ना हो उसी को बोलते हैं असहाय, या निसहाय भी बोलते हैं। असहाय भी बोलते हैं और निसहाय भी बोलते हैं। ठीक है, तो असहाय लग रहा था, ठीक, क्योंकि उसके माता पिता की हत्या कर दी गई थी, तो उसको सहायता करने वाला कोई नहीं था जी। तो असहाय का मतलब यही है। अब चलो देखो बच्चों, माता पिता शब्द में बीच में एक ऐसा ऋण चिन्ह जैसा लगा है, इस चिन्ह का नाम बताओ। विराम चिन्ह पढ़ाते समय बताया था मैं कई बार। माता पिता शब्द के बीच में जो चिन्ह लगा है, यह कौन सा विराम चिन्ह है? देश, हाँ, देश,
गलत। इसे बोला जाता है संयोजक चिन्ह। अच्छे से याद रख लो, इसे बोला जाता है संयोजक चिन्ह। संयोजक माने होता है जोड़ने वाला। संयोजक माने क्या होता है? जोड़ने वाला। शब्द का भी मायने याद रखो। तो संयोजक चिन्ह है यानी जोड़ने वाला चिन्ह है, दो शब्दों को जोड़ता है। ये चिन्ह क्या करता है? दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। अब वे शब्द कैसे वाले शब्द होने चाहिए? तो या तो वो विलोम शब्द हो। कैसा शब्द हो? विलोम शब्द। जैसे माता पिता, तो माता का विलोम पिता, एक दूसरे का विलोम शब्द है ना। तो एक दूसरे के विलोम शब्द को जोड़ते समय ये चिन्ह लगाया जाता है। और समानार्थी शब्दों को भी जोड़ते समय लगाते हैं। ठीक है, इसको पुनरुक्त शब्द भी बोलते हैं। पुनरुक्त, पुनरुक्त शब्द जिनके बीच में इस तरह का चिन्ह लगा हो ना, पुनरुक्त शब्द भी कहला। तो माता पिता हो गया। जैसे कोई शब्द को दो बार लिखते हैं, कहाँ कहाँ, तो कहाँ कहाँ लिखोगे ना, तो कहाँ कहाँ के बीच में संयोजक चिन्ह लगाओगे। तो एक जैसे शब्द को दो बार लगातार लिखने के लिए संयोजक चिन्ह का उपयोग करते हैं, विलोम शब्द को लिखने के लिए, और समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द, दोनों शब्द का मतलब एक ही हो, तो दो समानार्थी शब्द एक साथ लिखा रहे तो भी उनको लिखने के लिए ये संयोजक चिन्ह का उपयोग करते हैं। याद रखना, एक विराम चिन्ह है वो। ठीक, जैसे पूर्ण विराम, ये अल्प विराम, ये पूर्ण विराम है ना, ऐसे ही बच्चों ये एक विराम चिन्ह है जिसका नाम है संयोजक चिन्ह। संयोजक का अर्थ जोड़ने वाला होता है। और चार प्रकार के शब्दों को जोड़ता है। पहला विलोम शब्द, दूसरा समानार्थी शब्द, तीसरा एक समान शब्द, और चौथा होता है, चौथा टाइप का होता है वो पुनरुक्त शब्द। जैसे जैसे दाल वाल बोल देते हैं ना, दाल वाल। ठीक, तो रूख रही, तो ये इस टाइप का जो शब्द होता है उनको भी जोड़ने के लिए काम आता है। चलिए, अब यहाँ पर आप लोगों को बताना है, उसके माता पिता की हत्या कर दी गई थी। यहाँ उसके शब्द किसके लिए लिया गया है? कौवे के लिए। कौवे के लिए। उसके शब्द कौवा के लिए लिया गया है, कौवा। यहाँ उसके शब्द एक वचन है कि बहुवचन है? एक वचन। एक वचन। एक वचन। एक वचन है। उसके शब्द व्याकरण की भाषा में कहें तो क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है? उसके शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण में से कौन सा शब्द है? सर्वनाम। सर्वनाम शब्द है। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ, ये अगर तुम लोग कारक थोड़ा बहुत जानते हो, कारक, तो बताओ उसके में कौन सा कारक लगा है, कौन सा कारक चिन्ह है? कारक जानते हो कोई? लाइन खींचो उसे। नहीं, ये उस शब्द में बच्चों, ये जो के जुड़ा है ना, के, तो ये के शब्द ही कारक चिन्ह है। और के संबंध कारक के अंतर्गत आता है। संबंध कारक का चिन्ह होता है का, की, के। काकी के ऐसे रख सकते हो, या रा, री, रे। ठीक है, जैसे उसका, उसकी, उसके, उसमें का, की और के क्या है? संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह बोलते हैं उसको। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है। उसी तरह रा, री, रे कब आएगा?
जैसे तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, वह तुम्हारा भाई है, वह तुम्हारी बहन है, वे तुम्हारे स्कूल हैं। तो ये तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे में जो रा री रे आता है ना, ये संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है। और उसी तरह काकी के, ये भी संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो बच्चों, उस शब्द एक सर्वनाम है, और सर्वनाम में जो के शब्द लगा है, के यही क्या है, विभक्ति चिन्ह है, संबंध कारक। तो प्रश्न में एक दिन कारक भी पढ़ा दूंगा किसी दिन, तो समझ जाओगे। चलिए अब आते हैं, यहाँ भी देखो ये जो उसका लिखा है ना, इसमें का संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो चलिए बच्चों, अब आते हैं यहाँ, उसका पेट बड़ा और टांगे लंबी थी। ये थी कौन सा वचन है? एक वचन है कि बहुवचन है? एक वचन। एक वचन। एक वचन है या बहुवचन, ये पूछा, ठीक है। तो देखो बच्चों, आंसर गलत है तुम लोगों का, ये बहुवचन। जब थी रहेगा, थी, उसमें अंक की मात्रा नहीं लगाएंगे, तब वो एक वचन होता है, ठीक है। जैसे सीता खाना खा रही थी, तो सीता एक लड़की है, तो उसके लिए लगाए हैं थी, तो एक वचन है। लेकिन जब बहुत लोग हैं, लड़कियां खाना खा रही थी, तो लड़कियां बहुत रहेगा, यानी कोई भी ज्यादा के लिए प्रयोग करेंगे तो थी करेंगे, थी में अंक की मात्रा रहेगा। तो याद रखना बच्चों, जहां पर अंक का मात्रा आ जाए, ये बिंदी वाला, जैसे है और हैं होता है, तो है एक आदमी के लिए प्रयोग होता है, एक वचन है, और हैं बहुवचन है। उसी तरह हो एक वचन है, लेकिन हो लिखा है तो बहुवचन है। ये अंक की मात्रा हमको दर्शाता है, हमें बताता है कि ये बहुवचन है, समझ गए। अगर अंक की मात्रा नहीं है तो एक वचन है। तो ध्यान रखना भाई, ये अंक की मात्रा का बहुत महत्व होता है। यहाँ थी नहीं लिखा है, थी लिखा है। अब इसी वाक्य में बताओ बच्चों, उसका पेट बड़ा और टांगे लंबी थी, इसमें कौन कौन सा शब्द विशेषण शब्द है? एक से अधिक विशेषण है कि एक ही विशेषण है? और कौन कौन सा शब्द विशेषण है? पेट बड़ा, बड़ा और लंबी। बड़ा और लंबी। बड़ा और लंबी। बड़ा और लंबी, बहुत बढ़िया। तो ये जो बड़ा शब्द है एक विशेषण शब्द है, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो बड़ा शब्द कौन से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है? पेट। पेट का। बड़ा शब्द पेट का। पेट संज्ञा है कि सर्वनाम है? संज्ञा। ठीक, हमारे बॉडी पार्ट्स का नाम है, एक शरीर के अंग का नाम है, संज्ञा है। और लंबी शब्द किस संज्ञा की विशेषता बता रहा है? टांगे। टांगे। टांगे, टांगे, बढ़िया, इसी की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ थी शब्द क्यों आया पता है? क्योंकि टांगे एक से अधिक होती है। हमारी जो टांग है या पक्षी का भी जो टांग है वो एक से अधिक होता है, तो टांगे लंबी थी लिखा है, टांग लंबा था ऐसे हो जाता, या टांग लंबी थी हो जाता, एक रहता तो, लेकिन टांगे तो एक से अधिक है ना जी, इसीलिए यहाँ थी आया। ठीक, चलो आगे देखें। देखने में वह छोटा और मोटा था, तो छोटा किस प्रकार का, छोटा मोटा किस प्रकार का शब्द है व्याकरण के हिसाब से? विलोम शब्द। छोटा और मोटा दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। और संज्ञा सर्वनाम विशेषण में क्या शब्द है? विशेषण। विशेषण है, लेकिन इसको हम विलोम शब्द कहाँ कहेंगे जी?
छोटा का विलोम बड़ा होता है, मोटा का उल्टा पतला होता है। मोटा का विलोम पतला होता है, छोटा का विलोम बड़ा होता है। छोटा और मोटा विलोम शब्द नहीं है। भून भून आ रहा था, भून भून आ रहा था, यहाँ पर बहुत ही अच्छा शब्द आया है। तो ये भून भुनाना माने क्या होता है? बड़बड़ा रहा था। बड़बड़ा रहा था। अब बड़बड़ाना भी दो प्रकार का हो सकता है, गुस्से में, क्रोध में, दुख में। किस रूप में बड़बड़ा रहा था वो? तुम लोगों को क्या लगता है? वह किसी बात को लेकर भुनभुना रहा था। वह किसी कौन सी बात को लेकर भुनभुना रहा था? ठीक बोली हो। कौन सी बात को लेकर भुनभुना रहा था? अजी अभी अभी उसके माता पिता की हत्या कर दी गई थी, हैं? अब उसकी माता पिता की हत्या कर दी गई थी, तो या तो वो दुख में भुनभुनाएगा, अब बच्चा था तो ठीक है। अब गुस्सा, क्रोध, क्रोध में भी भुनभुना सकता है, लेकिन अभी बहुत छोटा सा है तो वो दुख में कह सकते हैं, या गुस्से में भी भुनभुना रहा होगा। अक्सर गुस्से में भुनभुनाता है आदमी। भुनभुनाना माने क्या है? जैसे अंदर ही अंदर जलना, बड़बड़ाना, क्रोध में, गुस्से में। वह किसी बूढ़े आदमी अथवा किसी नशे में धुत व्यक्ति की तरह चल रहा था। यहाँ बूढ़े शब्द कैसा शब्द है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण? क्या शब्द है? देख लो अच्छे से। बूढ़े आदमी लिखा है तो आदमी का ये विशेषता नहीं बता रहा है। आदमी कैसा था? तो बूढ़ा था, तो विशेषण है वो। आदमी का विशेषता बता रहा है। आदमी संज्ञा है, और आदमी कैसा है? तो बूढ़ा है। तो आदमी की विशेषता बता रहा है संज्ञा की, तो बूढ़ा शब्द विशेषण हुआ। तो इस वाक्य में वह किसी बूढ़े आदमी अथवा किसी नशे में धुत व्यक्ति की तरह चल रहा था, तो बूढ़े आदमी में विशेष क्या है? बूढ़े आदमी। आदमी जी अभी तो बता दिया था, बूढ़े तो विशेषण है। बूढ़े विशेषण शब्द है, अभी जो बताया हो तो भी एक बच्चा गलती कर रहा है। और जिसकी विशेषता बताते हैं उसे कहा जाता है विशेष। विशेषण वाला पाठ में पढ़ाया था। सभी बच्चे जितना भी व्याकरण का वीडियो है सभी पूरा देखो, नहीं तो हिंदी अनुच्छेद में तुम्हारा प्रश्न बहुत गलती होगा। व्याकरण संबंधी आता ही है एक प्रश्न। तो विशेषण जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, तो आदमी एक संज्ञा है, उसके बारे में बूढ़े कह रहे हैं तो विशेषण है। अब आदमी के बारे में कह रहे हैं तो आदमी विशेष से शब्द है। ठीक है। किसी नशे में धुत व्यक्ति की तरह। नशे में धुत व्यक्ति मतलब नशे में धुत व्यक्ति की तरह। नशे में बताओ जी। बहुत ही नशे में। बहुत ज्यादा जो नशा कर लिया हो, और बहुत ज्यादा नशा करने के बाद आदमी ठीक से चल नहीं पाता। जैसे बहुत ज्यादा नशा करने के बाद आदमी ठीक से चल नहीं पाता, उसके पैर उधर इधर उधर पड़ते हैं, उसी व्यक्ति के तरह वो जो कौआ था चलता था तो बढ़िया सीधा से नहीं चल पाता था, कभी इधर लुढ़क जाता था, कभी इधर लुढ़क जाता था। वह अत्यंत जिज्ञासु था। ये जिज्ञासु माने क्या होता है? जानने की जिज्ञासु। इच्छा। बहुत बढ़िया, जानने की इच्छा। तो तुम लोगों के मन में भी जानने की इच्छा होना चाहिए, लेकिन मैं इस साल देख रहा हूँ जो भी बच्चे पढ़ रहे हो, तुम लोगों के मन में जानने की इच्छा बहुत कम है।
कभी किसी को प्रश्न करके देखता ही नहीं, कभी ग्रुप में किसी का प्रश्न नहीं आता, पर्सनल भी नहीं भेजते। तो तुम लोग अगर ध्यान से मेहनत करके पढ़ते, लगन से पढ़ते, तो तुम्हारे मन में प्रश्न आता। अब प्रश्न जिसके मन में जितना ज्यादा आता है, समझ जाओ वो उतना बड़ा जिज्ञासु आदमी है। और जिज्ञासु होना एक विद्यार्थी का महत्वपूर्ण लक्षण है। जो विद्यार्थी, जो बच्चा जितना ज्यादा जिज्ञासु रहेगा, उतना ज्यादा वो पढ़ेगा, उतना ज्यादा वो जानने की इच्छा रखेगा, और तरह तरह से, कभी मोबाइल से सीखेगा, कभी दूसरे से पूछेगा, कभी गुरु जी से पूछेगा, तो कभी अपने भाई से, अपने भैया से, अपने माता पिता से, अपनी दीदी से, सभी से अपने प्रश्नों का उत्तर पूछेगा। ठीक है, इस तरह बार बार वो जानने की इच्छा रहेगा, तो उसके अंदर ज्ञान ज्यादा बढ़ते जाएगा। तो जिज्ञासु होना बहुत ही जरूरी है एक विद्यार्थी में। तो जिज्ञासु माने जानने की इच्छा। पक्षी था, हाँ, तो सभी कुछ जानने के को इच्छुक था, वो सब कुछ जानना चाहता था। इच्छुक था माने क्या होगा जी? इच्छुक माने क्या होगा? इच्छा करने वाला। इच्छा करने वाला। जो इच्छा करता है, कुछ जानने की चाह रखता है, इच्छा करता है, वो इच्छुक है। और जो इच्छा नहीं करता, वो इच्छुक नहीं है। उसे खाने का बड़ा शौक था, बहुत कुछ कुछ खाते रहने का शौक था। उसने जंगल में उसने जंगल से घर में आने पर होने वाले परिवर्तन का कभी अनुभव नहीं किया। कभी अनुभव नहीं किया, ये लिखा है। तो घर आने के बाद पहले ही दिन वह घर में रखी प्रत्येक चमकीली वस्तु पर अपनी चोंच मारी। ये बताओ मुझे, उसने प्रत्येक चमकीली वस्तु पर चोंच क्यों मारी? क्योंकि उसके माता पिता की हत्या कर दी गई थी, इसलिए वो गुस्से में था। उसकी माता पिता का हत्या हो गया था तो गुस्से में था, इसलिए लेकिन वो चमकीली वस्तु पर क्यों चोंच मारी? जो चमक नहीं रहा था उस पर भी चोंच मार सकता था। थोड़ा सा कल्पना करो और उत्तर दो। कुछ भी अपने मन से तर्क करो और सोचो कि वो चमकीली वस्तु पर क्यों चोंच मार रहा था। यानी चमकीली वस्तु को वो खाने का सामान समझ रहा था। देखो, चोंच मारने के पीछे दो कारण हो सकते हैं। पहला तो खाने की वस्तु समझना, ये कोई खाने की वस्तु होगा। दूसरा, किसी चमकीली वस्तु से उसके माता पिता को मारा गया होगा। तो चमकीली वस्तु, इसी चमकीले वस्तु से मेरे माता पिता को मारे थे करके वो उसको सोच मार रहा होगा, भाई बदला लेने के लिए। समझ रहे हो? तो वो चमकीली वस्तु पर अपनी चोंच मारने का दो कारण हो सकता है। या तो वो किसी चमकीली वस्तु से उसके माता पिता का हत्या करते देखा होगा, या खाना, ठीक है, या तो उसको कोई अपना भोजन समझता होगा, चमकीली वस्तु को भोजन समझता होगा। तब अब कोई माइक ऑन किए हो, बताओ कुछ बोलना चाह रहे हो, बोलो जी। कुछ पूछना चाह रहे हो या बोलना चाह रहे हो? हाँ बोलो बोलो, जो भी आप चालू किए हो, कुछ पूछना चाह रहे हो तभी चालू किए हो। बोलो। सर उतना टाइम चालू की थी ना, तो अभी नहीं बंद कर पाई। हाँ, चलो मैं कुछ पूछेंगे करके सोच रहे हैं। चलो ध्यान दो, और क्या लिखा है। आसपास जितने भी फर्नीचर थे, तो फर्नीचर का मतलब समझते हो? यस सर। किसको फर्नीचर बोलते हैं? जो सोफा वोफा होता है उसको। टेबल कुर्सी, सोफा, टेबल कुर्सी, टी टेबल, ये जितना डाइनिंग टेबल ये सब रहता है ना, कुर्सी, ये सब यही फर्नीचर कहलाते हैं। ठीक है जी, यही सब क्या है? फर्नीचर। तो इस तरह हो गया भाई।
ये अनुच्छेद, अब इस अनुच्छेद में किसी को कुछ पूछना थोड़ी है, फिर अगले अनुच्छेद में चलेंगे। हो गया ना ये अनुच्छेद? यस। चलो अब अगला अनुच्छेद पढ़ा रहे हैं, ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में महाबली नाम के राजा केरल में राज्य करते। तो क्या नाम का राजा था? महाबली नाम का राजा था, और इसी को याद रखते जाना, केरल राज्य में राज्य करते। उनके राज्य में चारों ओर सुख और समृद्धि फैली थी। महाबली अत्यंत पराक्रमी थे। उन्होंने अपने पराक्रम से पृथ्वी और पाताल लोक का स्वामी बनने के बाद आकाश की ओर अधिकार बढ़ाना प्रारंभ किया। देवराज इंद्र की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर महाबली से दान में संपूर्ण पृथ्वी और आकाश मांग लिया तथा महाबली को पाताल लोक भेज दिया। राजा महाबली की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने उन्हें वर्ष में एक बार पृथ्वी पर अपने राज्य में आने का आशीर्वाद दिया। केरल वासियों का दृढ़ विश्वास है कि प्रत्येक वर्ष महाबली तिरुओणम के दिन केरल राज्य में आते हैं। इस दिन महिलाएं उनके स्वागत के लिए अपने घरों के प्रवेश द्वार विभिन्न प्रकार से सजाती है और रात्रि में दीप जलाती हैं। चलिए, तो ये अनुच्छेद पूरा हो गया भाई। प्रश्न देख लेते हैं। तिरुओणम का दिन केरल के लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? चले पूरा अनुच्छेद सामने ला देता हूं मैं। तिरुओणम का दिन केरल के लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? पहला, लोगों को विश्वास है कि इस दिन महाबली जीवित हो जाते हैं। दूसरा, लोगों को विश्वास है कि इस दिन महाबली केरल राज्य में आते हैं। तीसरा, लोगों को विश्वास है कि इस दिन महाबली पाताल लोक जाते हैं। लोगों को विश्वास है कि इस दिन महाबली स्वर्ग लोक जाते हैं। क्या होगा भाई? मैं काउंट करती हूँ। दूसरा सर। तीसरा। दूसरा। चलो, बिल्कुल सही जवाब, दूसरा उत्तर। लोगों को विश्वास है कि इस दिन महाबली केरल में आते हैं। दूसरा नंबर सही उत्तर। अरे वो आएंगे तभी तो स्वागत करेंगे, जे आएगा तो कोई स्वागत करेगा। महाबली अत्यंत पराक्रमी थे। इसके पक्ष में कौन सी बात गलत है? याद रखना, जब भी किसी प्रश्न में गलत है शब्द चुनना हो तो थोड़ा कठिन रहता है, ध्यान से पढ़ना ऑप्शन। महाबली ने पाताल लोक को जीत लिया था। महाबली ने भूलोक को जीत लिया था। महाबली ने आकाश जीतना शुरू कर दिया था। महाबली ने इंद्र को पराजित कर दिया। बताओ। ऑप्शन नंबर डी। चौथा। ऑप्शन नंबर डी। चौथा। ऑप्शन नंबर चौथा। चौथा। ऑप्शन नंबर चौथा। इंद्र को पराजित कर दिया था, ये बात कहीं भी। ऑप्शन नंबर एक सर। ऑप्शन नंबर चौथा सर। चौथा उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बात कहीं भी अनुच्छेद में नहीं लिखा है कि महाबली ने इंद्र को पराजित किया था या हरा दिया था। पराजित करना माने हरा देना। अब बाकी तो तीनों लिखा है जी। पाताल लोक जीत लिया, भूलोक जीत लिया, आकाश जीतना शुरू किया था। उसी समय भगवान विष्णु से प्रार्थना करने गया इंद्र, और इंद्र ने आकर उससे दान में ये सब मांग लिया जी। ठीक है, उसको पाताल लोक भेज दिया। चलिए इधर आते हैं और प्रश्न इधर होगा। कहाँ गया जी? हाँ? इसका बाकी प्रश्न किधर है? 93 इतना ही प्रश्न होगा।
हाँ यहाँ है। चलो इसका प्रश्न इधर भी है सर। चलो प्रश्न देखो, महाबली को वर्ष में एक बार अपने राज्य में वापस आने का आशीर्वाद किसने दिया था? भगवान विष्णु। विष्णु ने जी ने दिया था। भगवान विष्णु जी ने दिया था। विष्णु जी ने दिया था। इधर है, इधर उधर हो गया। चलो ये देखो, इंद्र किसने? विष्णु ने दिया था। तिरुवोणाम के दिन राजा महाबली का स्वागत कैसे किया जाता है? ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर तीसरा सर। घर के प्रवेश द्वार को सजाकर, जो महिलाएं होती हैं वो घर के प्रवेश द्वार को बढ़िया सजाती हैं, उनका स्वागत करती हैं महाबली। कई बच्चों का गलत सलत उत्तर आ रहा है जैसा लग रहा है। केरल की जनता अपने प्राचीन राजा महाबली को इतना सम्मान क्यों देती है? क्यों देती है? उन्होंने भगवान विष्णु को दान दिया था, उन्होंने पृथ्वी को जीत ऑप्शन लिया नंबर दूसरा सर। ऑप्शन 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 नंबर पहला। चलो देखते हैं। चौथा। चलो देखो, ध्यान से देखो, ये ध्यान से देखो। तो सुख समृद्धि पहली थी, पराक्रम पृथ्वी पाताल लोक सबको तो जीत लिया था जी। पृथ्वी लोक को भी जीत लिया था, पाताल लोक को भी जीत लिया था। उसने दरअसल भगवान विष्णु को दान दिया था ना, इसीलिए उसका सम्मान होता है। ठीक है, ये उन्होंने भगवान विष्णु को दान दिया था। सर मैं दान बोली थी। बहुत। अब चलो बताओ, इसमें कठिन शब्द ढूंढो जिसका मायने पूछना है। ठीक है, तो बताओ, इसमें जैसे एक शब्द आया पराक्रमी, तो पराक्रमी किसे कहते हैं? बहुत ही शक्ति है। बोलो जी। योद्धा। योद्धा को बोलेंगे, लेकिन योद्धा किसे कहेंगे ये भी तो बताना पड़ेगा ना। जिसके पास बहुत ही शक्ति। पराक्रमी बच्चों जो युद्ध में जीता हो, युद्ध में जीता हो। जो कोई भी युद्ध हो रहा है तो उस युद्ध में जो जीतेगा वही पराक्रमी है जी। उसने अपना पराक्रम दिखाया तभी तो युद्ध में जीता। ठीक है, तो जो युद्ध में जीतता है, विजय प्राप्त करता है, वो पराक्रमी होता है, क्योंकि वो पहले अपना पराक्रम दिखाता है, अपनी युद्ध कला दिखाता है, अपना ताकत दिखाता है, अपना बुद्धि दिखाता है। ठीक है, तो पराक्रम से, जो पराक्रम करता है, जो दूसरे को हरा सकता है युद्ध में, जो युद्ध में दूसरे को हरा सकता है, उसके पास पराक्रम होता है। जिसके पास पराक्रम होता है वो पराक्रमी होता है। तो योद्धा भी पराक्रमी है। चलो, इसमें उन्होंने अपने पराक्रम से, हमने युद्ध कौशल से, युद्ध कला से पृथ्वी और पाताल लोक को अपनी ताकत से कहें का स्वामी बन गया था। तो इसमें और कोई शब्द जो पूछने वाला हो? वामन रूप धारण कर। वामन रूप क्या होता है जी? वामन रूप किसे कहते हैं? ऋषि।
एक वामन रूप कैसा होता है? बालक के रूप में। बालक के रूप में। देखो बच्चों, तुम लोग टीवी में जरूर ये सीरियल देखे होंगे। भगवान विष्णु क्या करता है, वामन अवतार लेकर के महाराजा बलि से तीनों लोग को दान में ले लेते हैं। ठीक है, 3 पग में जमीन से 3 पग भूमि, 2 ही पग में वो सारा तीनों लोग नाप लेता है। अब एक पग के लिए जमीन नहीं रहता तो वो अपने सिर को ऊपर रखने के लिए बोलता है। ये वामन माने वास्तव में होता है बच्चों विद्यार्थी। पहले गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ते थे, गुरुकुल में होता था, और गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ते थे उनको वामन बोल सकते थे। ठीक है, तो वो क्या, एक गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थी का रूप धारण करके आया था उससे भिक्षा मांगने, क्योंकि गुरुकुल में पढ़ने वाला विद्यार्थी भिक्षा मांगने जाता था और उसी भिक्षा से गुरुकुल में जितने भी लोग रहते थे उनका खाना बनता था। तो गुरुकुल में जो भी बच्चे पढ़ते थे, पढ़ने का काम अलग होता था, कुछ बच्चे भिक्षा मांगने जाते थे और लोग उनके स्वरूप को देखकर जान जाते थे कि हाँ ये लोग गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थी, करके लोग उनको दान देते थे और उन्हीं चावल अन्न से गुरुकुल में खाना बनता था। तो उसी तरह ये भी एक वामन अवतार लेकर आया जी। वामन के रूप में राजा बलि के पास आया और राजा बलि का विशेषता था किसी को भी अपने द्वार से खाली नहीं जाने देता था, वो सभी को कुछ न कुछ दान जरूर देता था। तो ये वामन अवतार में वामन रूप में आया और उसने कहा कि मुझे ज्यादा कुछ मत दो, मुझे 3 पग जमीन दे दो। 3 पग यानी मैं 3 बार ऐसे चलूंगा जैसे हम लोग साधारण चलते हैं ना, तो 3 पग बस 3 बार ऐसे चले तो जितना जमीन आएगा उतना जमीन को मुझे दे देना बोला। तो वो तो भाई धरती जीत चुका था, पूरा पृथ्वी पाताल लोग जीत चुका था, आकाश की ओर बढ़ने वाला था। तो पूरा धरती ही मेरा है, पाताल लोग ही मेरा है, तो आपके लिए छोटे से बच्चे को 3 पग जमीन देना कौन सी बड़ी बात है। बोला चलो देता हूँ करके वो गंगा जल वो हाथ में लेकर कसम खा लिया जी। उसके गुरु ने मना किया तो भी नहीं माना। ठीक है, अब उसने 1 पग में पूरा पृथ्वी और 2 पग में आकाश पाताल सब नाप लिया। अब तीसरा पग के लिए जमीन ही नहीं था, तो तीसरे पग को अपने सिर पर रखने के लिए कहा और अपनी जो कसम है उसको पूरा किया था राजा बलि। तो ये वामन माने होता है आज की भाषा में विद्यार्थी या स्टूडेंट कहें, लेकिन उस समय विद्यार्थी या स्टूडेंट कहाँ पढ़ते थे, गुरुकुल में। गुरुकुल जंगल में होता था। ठीक है, तो ये वाला वामन है। और तिरुवोणम ये वहाँ का त्योहार का नाम है केरल का जी। अब इसमें कुछ किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो, नहीं तो अगले में चलेंगे। कोई कठिन शब्द तो और मुझे नहीं लग रहा है। चलिए ये आते हैं अगला में। इसमें चलिए ध्यान से सुनो। बातचीत के अच्छे तरीकों में पहली महत्वपूर्ण बात है विनम्रता। मान लो किसी बड़े व्यक्ति ने तुम्हें बुलाया, अगर बातचीत का तरीका तुम्हें आता है तो तुम कहोगे जी आया, नहीं तो कहोगे हाँ आता हूं। पहले उत्तर से बुजुर्ग खुश होंगे, दूसरे उत्तर से वे नाराज भले ना हो पर खुश भी नहीं होंगे। बातचीत में विनय झलकनी चाहिए। बातचीत करते समय अपनी ही बात नहीं हाँकनी चाहिए। बातचीत करते समय अपनी ही बात नहीं हाँकनी चाहिए, सामने वाले की बात को भी पूरे ध्यान और धीरज से सुनना चाहिए। बीच में ही बार बार टोकना अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, आगे थोड़ा खिसकाता हूँ। वहां पर आए थे ना, बीच में ही बार बार टोकना अच्छा नहीं माना जाता।
अगर टोकना जरूरी हो तो कहना चाहिए माफ कीजिए, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, या माफ कीजिए, ये दोनों बोल सकते हो। आपकी बात स्पष्ट नहीं है। तुमने देखा होगा कि कभी कभी जब कई लोग किसी विषय पर बातचीत कर रहे होते हैं तो कुछ लोग एक साथ उठकर प्रश्न करने लगते हैं। नतीजा यह होता है कि किसी की बात किसी को सुनाई नहीं पड़ती और केवल हो हल्ला होने लगता है। अगर ऐसा मौका आए तो तुम भी अपनी बारी आने पर ही प्रश्न पूछना। तो ये है बच्चों बातचीत करने के तरीके, और विनम्रता क्या होता है इसके बारे में बताया कि बातचीत करते समय हमें किस तरह बात रखनी चाहिए, और विनम्रता उसे ही कहते हैं। तो चलो भाई प्रश्न को पहले देख लेते हैं। एक साथ जब कई लोग प्रश्न पूछते हैं तो क्या परिणाम होता है? केवल प्रश्न करने वाला ही उत्तर सुन सकता है। शोरगुल होने से किसी की बात किसी को सुनाई नहीं पड़ती। लोग आपस में झगड़ने लगते हैं। उत्तर देने वाला व्यक्ति प्रश्नों का उत्तर देने से मना कर देता है। क्या होना चाहिए? नंबर दूसरा ऑप्शन नंबर तीसरा सर। तीसरा ऑप्शन दूसरा सर। तीसरा सर। दूसरा किसी की बात किसी को सुनाई नहीं देती नहीं पड़ती। अरे सब लोग एक साथ बोलते हो तुम ही लोग, तो किसी की बात किसी को सुनाई पड़ती है क्या? ये तो अभी जैसे तुम लोग एक साथ होता है ना, मेरे साथ होता है वही वाला है जी। सब लोग एक साथ बोलते हो ना, ऑप्शन 2 सर, ऑप्शन 3 सर, तो मकान का 2 और 3 मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, बस तुम लोगों को अपना सुनाई देता है। सेम टू सेम उदाहरण है जी, ये प्रश्न तुम्ही लोगों पर आधारित है। तो जब सब लोग प्रश्न पूछते हो या सब लोग एक साथ उत्तर देते हो तो शोरगुल होने से यानी कि शोर होने से किसी को किसी की बात सुनाई नहीं पड़ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कोई बड़े बुजुर्ग बुलाए तो आपका उत्तर होगा? चलो भाई अभी पढ़े हो। आता नंबर तीसरा ऑप्शन नंबर तीसरा। चलो 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 भैया लोग फोन कर दो, हो गया। जी आया, हाँ जी आता हूँ, हाँ ये भी हो सकता है, हाँ जी आता हूँ या जी आया। अब देखो देखो यहाँ क्या लिखा, ध्यान से देखो क्या बोला इसमें। या तो तुम कहोगे जी आया, या हाँ आता हूं, तो हाँ आता हूं सही नहीं बताया, जी आया। ठीक है, तो इसमें तुम लोगों का प्रश्न में लिखा है जी आया। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही है। ठीक है, बातचीत से संबंधित कौन सी बात सही नहीं है? अब 4 ऑप्शन दिया, इसमें से बताना है। बातचीत पूरे ध्यान से सुनना जरूरी है। गलत कुछ सही नहीं है उसको बताना है। बातचीत पूरे धैर्य से सुनना जरूरी है। बातचीत की विनम्रता जरूरी है। बातचीत में टोकना जरूरी है। लाइट चालू करके टोक रहा है समझो। चलो अब बताओ। चौथा पहला सर। चौथा पहला सर। चौथा चौथा सर। बातचीत में टोकना जरूरी है, ये बात सही नहीं है, टोकना नहीं है। गलत है। हाँ वो गलत बात है भाई, टोकना नहीं है। चलो ध्यान से सुनो अगला प्रश्न। जब सामने वाले की बात समझ में नहीं आए तो क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन, जब तक बात समझ में ना आए उसे टोकते रहना चाहिए, उसे पुनः अपनी बात दोहराने के लिए कहना चाहिए,
उससे कहना चाहिए क्षमा कीजिए, आपकी बात स्पष्ट नहीं है। उससे कहना चाहिए कि आप अपनी बात स्पष्ट नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर तीसरा सर। ऑप्शन नंबर तीसरा सर। चलो हो गया हो गया हो गया। तीसरा सही है। तीसरा सही है। अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक होगा बातचीत के अच्छे तरीके। ऑप्शन नंबर चौथा। बातचीत के अच्छे तरीके। ऑप्शन नंबर तीसरा सर। ये सही है, बातचीत के अच्छे तरीके। चौथा सही है, 3 वन सही नहीं है, चौथा सही। बातचीत के अच्छे तरीके से बच गया है जी इसमें जी। बातचीत करने के अच्छे तरीके बताया। अब बताओ इसमें भाई तुम लोग गलत होगा। इसमें तो पहले लाइन में ही लिखा है बातचीत के अच्छे तरीके। हाँ, पहला लाइन में लिखा भी है, देखो ये बातचीत के अच्छे तरीके। अब ये बताओ मुझे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, किसी शब्द है इसमें, किसी बड़े व्यक्ति ने तुम्हें बुलाया। ये किसी शब्द कौन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में से कौन सा है और उसका प्रकार भी बताओ। प्रश्नवाचक सर्वनाम। और कोई बच्चे जवाब दो। ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम तो है, लेकिन बच्चों देखो, वेदांत तुमने पहला गलती ये कर दिया, प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक चिन्ह ही नहीं है इसमें। प्रश्नवाचक चिन्ह जरूरी रहता है उसमें, तभी प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। किसी शब्द अनिश्चित वाचक सर्वनाम है, अनिश्चित। इसमें निश्चित कहाँ हो रहा है, कौन बड़ा आदमी न कौन, ठीक है। तो किसी बड़े व्यक्ति ने तुम्हें बुलाया, तो किसी शब्द से ये पता नहीं चल रहा है कि कौन बड़े आदमी ने बुलाया। तो जहां निश्चित ना हो वहां अनिश्चित वाचक सर्वनाम हो, ठीक। चलिए फिर आगे देखो, बुजुर्ग माने समझते हो ना। बूढ़ा, डोकरा। एक नंबर, डोकरा। ये डोकरा बोलने से ज्यादा अर्थ स्पष्ट होता है। बूढ़ा, डोकरा, ओल्ड मैन, ओल्ड मैन, ठीक है। चलो अब आगे देखें कुछ। बातचीत में विनय झलकनी चाहिए, तो विनय झलकनी चाहिए, झलकनी का और शब्द क्या हो सकता है, झलकनी की जगह में क्या शब्द लिख सकते थे, यानी झलकनी या झलकना का क्या अर्थ होता है। हाँ, बातचीत में विनय झलकनी चाहिए, यहाँ झलकनी शब्द का समानार्थी शब्द बताओ। अच्छी, अच्छी, अच्छी नहीं होगा, गलत आंसर है। झलकना माने दिखना जी, झलकना माने दिखना, दिखना। तो बातचीत में विनय झलकनी चाहिए के जगह में, झलकने की जगह में दिखना शब्द प्रयोग में ला सकते थे, या दिखनी शब्द। तो बातचीत में विनय दिखनी चाहिए, ठीक है, ऐसा दिखनी शब्द यूज कर सकते थे, दिखना।
बातचीत करते समय अपनी बात नहीं हाँकनी चाहिए। हाँकनी चाहिए का मतलब क्या होता है? उदाहरण सहित भी समझा सकते हो। नहीं बोलने चाहिए। नहीं, हाँ, ये अपनी ही बात नहीं हाँकनी चाहिए, इसी पूरा वाक्य का अर्थ बताओ। अपनी ही बात नहीं हाँकनी चाहिए, इसका मतलब होता है बच्चों अपने ही बारे में, या हम जो कह रहे हैं हमारे ही बारे में मत बात करें। अपनी ही बात, यानी अपनी ही बात नहीं कहना चाहिए। बातचीत कर रहे हैं तो भाई दो लोग बात कर रहे हो, दो लोग, तो ये बात कर रहा है पहला व्यक्ति दूसरे से, ये अपनी ही बात सुनाते माने सुना रहा है दूसरे को, और इसकी बात दूसरे व्यक्ति की बात नहीं सुन रहा है। तो ये क्या हुआ? ये पहला वाला व्यक्ति अपनी ही बात हाँक रहा। अपनी ही बात हाँकना मतलब अपनी ही बात कहते रहना। अपनी ही बात कहते रहना कहलाता है अपनी ही बात हाँकना, दूसरे की बात न सुनना। ठीक है, तो कभी भी बात कर रहे हो किसी आदमी से तो अपनी बात कहने के साथ साथ सामने वाले की भी बात सुनो। वो क्या कहना चाह रहा है तुम्हारे विचार पर, तुमसे सहमत है कि नहीं, तुम जो कह रहे हो उसको सही मान रहा है कि नहीं, ये पूछना जरूरी है। अब तुम अपनी ही बात कर रहे हो, सामने वाले की बात सुन ही नहीं रहे हो, उससे पूछ भी नहीं रहे हो कि तुम कह रहे हो सही मान रहा है कि गलत। माइक बंद कर दे रहे हो, माइक चालू है तो भी कुड़बुड़ कुड़बुड़, अभी तो मैं कमेंट नहीं पूछ रहा हूँ, माइक बंद कर दे रहे हो। तो ये हाँकनी का वही है, कहना एक तरह का से। चलो ध्यान से सुनो, धीरज शब्द आया है, उसने पूरे ध्यान और धीरज से सुनना चाहिए। सामने वाली बात को भी पूरे ध्यान और धीरज से सुनना चाहिए। तो धीरज माने क्या होता है? धैर्य। धीरज को धैर्य बोलते हैं। ठीक है, धीरज के साथ, धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ, इंग्लिश में पेशेंस बोलते हैं। दूसरा कहे जी कि सहन, धीरज के साथ सुनना माने उसको कह सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है, आदमी बात को सह नहीं पाता तो तुरंत जवाब दे देता है, जवाब देता है ना। तो जो जिसके मन में बात को सुनने की क्षमता हो, सहन शक्ति हो, उसी में धीरज होगा। तो धीरज धरना जब जरूरी है, धैर्य धारण करना क्यों जरूरी है? कभी कभी हम जल्दबाजी में गलत कर डालते हैं, सामने वाला अपनी बात को पूरा रखा नहीं रहता और हम लोग गलत समझ लेते हैं। तो सामने वाले की बात पूरा सुनोगे तब समझ में आएगा कि वो कहना क्या चाह रहा है। जब तक पूरा बात सुनोगे नहीं तो उसका मतलब समझ में नहीं आता। और पूरा सुनने के लिए हमारे अंदर क्या होना जरूरी है? ये धीरज होना जरूरी है। किसी भी, तुम जैसे अभी प्रश्न हल करते हो ना, गणित या हिंदी जो भी, तो तुम्हारे अंदर धीरज होना जरूरी है। अगर धीरज नहीं रहेगा तो तुम प्रश्न गलत हल करोगे।